हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और विजयदशमी के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस फेस्टिवल में जिस तरीके से अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, वैसे ही आप भी लोग सब मिलके अपने जो डीमंस हैं, अपने जो डेविल्स हैं, आपकी पढ़ाई की लाइफ में हो, आपकी एकेडमिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, उन सब लाइफ के डीमंस को, उन सब लाइफ के रावणों को आप हरा पाएं। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन प्रीमिक्स का। आप जानते हैं हम 2024 को टारगेट करते हुए प्रीमिक्स सीरीज को पाथवे टू प्रीलिम्स के तौर पे देख रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो रिसेंटली कंडक्ट किए गए यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जाम में पूछे गए, और इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि यूपीएससी कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म कर रहा है। जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे उसी सीएपीएफ के फॉर्मेट में, बट जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरीके से नहीं पूछी जाती है इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम। आपने ट्राई करना है कि हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करके बताना है कि इसमें से सही गलत कौन सी। तो पहली स्टेटमेंट या पहला जो क्वेश्चन है वो नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा है। स्क्रीन पॉज करिए और वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर जो है वो बताइए। सो करेक्ट आंसर जिन लोगों का सी है 1, 2 and 3, देव गॉट इट करेक्ट। सिंपल रीजन इज कि हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये तीनों बातें सही हैं और ये बिल्कुल वर्बेटिम आपके संविधान में से लिया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्वायर्स द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एग्जीक्यूटिव पावर्स आमतौर पे जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं तो सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे होती है जहां पे सेंटर के अपने लिस्ट के सब्जेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना हो। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं दे सकती until unless वो उनके रेलम ऑफ या उनके डोमेन ऑफ ड्यूटी में नहीं आता। बट जब नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है तो मैटर कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तीसरा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द लेजिस्लेचर। यह भी बिल्कुल सही बात है। स्टेट की लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है बाय द प्रोक्लेमेशन, नीदर इट डिसॉल्व्स। स्टेट की सरकार भी, इनफैक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, वो भी कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट ऑल्दो लीव्स अस विद दिस आंसर, बट जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके के ऑप्शन नहीं होते, तो आपको चौथा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। अब चौथा ऑप्शन क्या कहता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशंस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। Now, we know that this is a condition where proclamation of emergency can continue, but this is in normal circumstances. अब यहां पे only शब्द लिखा है और उस only शब्द ने सारे क्वेश्चन या सारे स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उसको डाइवर्ट कर दिया। कैसे? only शब्द लिखे होने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही एक रेजोल्यूशन पास हो जाए जो प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना चाहता है, मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहता है, तभी ये प्रोक्लेमेशन आगे कंटिन्यू होती है 6 months के बाद। दिस इज करेक्ट। और स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में हम ऐसा करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट एक होता है 30 days रूल, और वो 30 days रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इफ द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व रहती है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ राज्यसभा ही काफी है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। जैसे ही लोकसभा का दोबारा इलेक्शन होता है, दोबारा चुन के नई लोकसभा आती है, उसके 30 days के अंदर अंदर फिर आप लोकसभा से अप्रूवल ले सकते हैं। सो दैट मीन्स देयर इज अनदर वे आउट, एक और रास्ता है, जो रास्ता क्लियरली लिखा भी गया है संविधान में। इसलिए यह स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड सिचुएशन में है, डिसॉल्व्ड कंडीशन में है, तब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के रेजोल्यूशन से भी इमरजेंसी कंटिन्यू रह सकती है। सो दैट इज हाउ योर फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज सी 1, 2 and 3 ओनली। अब बताइए इंपीचमेंट ऑफ जज से जुड़े इस सवाल का जवाब। प्लीज फोकस ऑन करेक्ट और नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। प्लीज फोकस ऑन दीज। पॉज द वीडियो, व्यू द ऑप्शंस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर।
तो आज का सेशन हम क्विक रखेंगे, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर और नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट जजेस का रिमूवल होता है तो संविधान बताता है कि प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का रिमूवल हो सकता है, लेकिन उनके रिमूवल का डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के अंदर। और इस जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के तहत जो पहली ही स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट is signed by at least 100 members of both houses of parliament, अगर लोकसभा में वो है तो 100 मेंबर्स होते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा में है तो 50 मेंबर काफी है, 50 मेंबर्स का सिग्नेचर काफी है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। बाकी सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। बाकी सभी स्टेटमेंट्स आपने जरूर पढ़ी होंगी जब आपने इंपीचमेंट प्रोसेस पढ़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा डिस्टिंक्शन है, राज्यसभा में यू नीड 50% सिग्नेचर, नॉट 100% सिग्नेचर। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। वैसे मैं सोच रहा था कि इसको अवॉइड कर देता हूं, लेकिन फिर भी टेस्ट कर लेते हैं कि आपने पढ़ा भी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में या नहीं। सो अंडर द स्टैट्यूट ऑफ, कानून का क्या नाम था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। बाकी सब अलग अलग कानून, मतलब वर्ड्स इंटरचेंज किए गए हैं, बट कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, जिसके तहत एनएचआरसी भी बनाए गए, एसएचआरसी भी बनाए गए और कोर्ट्स भी बनाए गए ह्यूमन राइट्स के लिए, स्पेशल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। ठीक है, चलिए नाउ 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू जजमेंट्स, एंड जजमेंट्स केस लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देखोगे तो आप ये देखोगे कि जब भी कोई स्टेटमेंट दी होती है ना, कई बार वो स्टेटमेंट डिराइव करती है अपनी सोर्स फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या कभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में सवाल आता है तो वो पूछता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ पर्टिकुलर जजमेंट रिगार्डिंग दैट फंडामेंटल राइट। तो केस लॉज, सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्यू मिनट सीरीज में मैं अक्सर उसे कवर करता हूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और भी इंटरेस्टिंग जजमेंट्स में फ्यू मिनट सीरीज में भी डिस्कस करूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। खैर, इसका जवाब है सी, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो पीयूसीएल यानी कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक ऐसी संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस के अंदर काम किया है। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू फूड, एक और कानून है राइट टू फूड का, उसकी भी 2003 में जजमेंट आई थी। अगर राइट टू फूड यहां पे होता देन यू वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड, क्योंकि वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फूड और राइट टू फूड इज अ ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और यही पीयूसीएल जो है राइट टू इंफॉर्मेशन को भी कहता है कि इट इज राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल, सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये डिस्कस किया हुआ है हमने पहले। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो हुसैन आरा खातून केस 1979 का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू शेल्टर तो बहुत सारी जजमेंट्स में बताया गया है। इवन एज रिसेंट एज 2022 सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन जजमेंट्स वेयर इट सेड दैट राइट टू शेल्टर इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सही जवाब है इसका राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 6 जनवरी 2004, इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉक्स अबाउट इट बीइंग अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन बीइंग अ फंडामेंटल राइट। एक और जजमेंट से जुड़ा सवाल, इनमें से कौन सा केस हैबियस कॉर्पस की पिटीशन से डील करता है? जब आप रिट पिटीशन पढ़ते हो उसमें सबसे पहली पिटीशन पढ़ते हो हैबियस कॉर्पस, बताइए जी। सो द करेक्ट आंसर इज सर बी, एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर केस इज वेरी फेमस, बहुत ही फेमस केस है। और ये जो राजनारायण केस है इसके साथ जुड़ा हुआ है इसका कुछ तार। क्या जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, राजनारायण केस के अंदर हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की इलेक्शन एज एन एमपी उसको वॉइड ठहरा दिया था, वॉइड ठहरा दिया था। और वहां से शुरुआत हुई थी, या शुरुआत तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां एक फ्लैश पॉइंट आया था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो जद्दोजहद, जो लड़ाई का सिलसिला था।
तो हमने देखा कि 1975 में जून के महीने में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी। नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। दीज इंक्लूडेड आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसके तहत बहुत सारे लोगों को मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया था। And all these people who were arrested under MISA, they were not being produced in front of a court of law because ये जो MISA एक्ट था, इसके कुछ सेक्शंस ये कहते थे कि आप व्यक्तियों को कस्टडी में रख सकते हो, लोगों को कस्टडी या अरेस्ट करके रख सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विदाउट गिविंग देम एनी हियरिंग अगेंस्ट एनी मैजिस्ट्रेट। आज के डेट में भी ऐसे कई कानून हैं और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कहा जाता है। अब ये जो मीसा एक्ट के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था, उसमें एक पिटीशन होती है या पिटीशन लगाई गई थी जिसका नाम था हेबियस कॉर्पस। नाउ हेबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट्स योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि वो कहता है कि अगर आपकी राइट आपको इनकरेक्टली इलीगली डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो उस सिनारियो में, उस केस में कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। दैट इंक्लूड्स द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी आस्क्ड टू इशू अ रिट पिटिशन एंड दैट रिट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट पिटिशन नहीं इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। अब सवाल यह आता है कि स्टेट यानी कि सरकार कह रहा था कि हैबियस कॉर्पस की पिटीशन आ ही नहीं सकती क्योंकि आर्टिकल 21 को हमने सस्पेंड कर दिया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हमने सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है और आर्टिकल 359 कहता है कि हम प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में जिस भी कानून का नाम लिख दें, जिस भी फंडामेंटल राइट का नाम लिख देते हैं, उस फंडामेंटल राइट की एप्लीकेशन को सस्पेंड किया जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के बाद से सवाल आया कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, एंड अनफॉर्चुनेटली इन अ वेरी डार्क डे ऑफ हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच में से 4 जजेस ने यह कहा कि यस, गवर्नमेंट कैन सस्पेंड हैबियस कॉर्पस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सिर्फ एक जज थे, जस्टिस HR खन्ना साहब, उन्होंने यहां पे डिसेंटिंग जजमेंट दी थी और बाद में उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, because at that time collegium system was not there, so he was, despite being one of the senior most judges, he was not appointed the chief justice of India। तो आप ये देखिए कि उस समय का जो सिचुएशन था उसमें ADM जबलपुर को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, although what we saw later on was a constitutional amendment, and under the 44th constitutional amendment now you cannot suspend article 20 and 21 even if national emergency has been applied। यदि नेशनल इमरजेंसी अप्लाई भी होती है तब भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि आप कभी भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। नाउ दिस वाज द जजमेंट। ये जजमेंट तो हम बाकी तो पढ़ते ही हैं, जैसे मैंने कहा गांधी जजमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है, राइट टू लाइफ की जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आई वोंट इवन डिस्कस दिस। मैं इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आई डोंट इवन नीड टू डिस्कस दिस, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। नॉट करेक्ट, तो ऑफ कोर्स सी इज नॉट करेक्ट। द पावर कैन डिरोगेट द पावर conferred on the सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर को ओवरराइड कर सकता है हाई कोर्ट का रिट इश्यू करने का पावर? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट करेक्ट? 226 इज रिगार्डिंग रिट पिटिशंस। ठीक है, तो 5 टाइप्स की रिट होती है, वो हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है, परफेक्टली करेक्ट। रिट कैन बी इशूड टू कन्फर और एनफोर्स एनी राइट, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे कोई और राइट हो, परफेक्टली करेक्ट। रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर ज्यूरिसडिक्शन, यस बिल्कुल, जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं उन सभी अथॉरिटीज को ये इशू की जा सकती है। ठीक है, ओनली द सी पार्ट इज दैट द पावर कैन डेरोगेट द conferred or derogate the power that is there on Supreme Court, that is not correct। चलिए अब ये बता दीजिए, और लिस्ट्स प्लीज, लिस्ट में से जो जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स में होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में, उसको जरूर जानकारी के लिए आप अपनी रखें और जरूर उसको आंसर करने के लिए तैयार रहें, बिकॉज दीज आर टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दीज डेज। तो लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ
बारिंग एक्सेप्शंस इज सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट। यस, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी है, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं और इसमें दोनों स्टेट और सेंटर कानून बना सकते हैं। परफेक्ट। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी ये भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। दीज आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर मेक्स द कोड एंड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर रिजॉल्व्ड एट द स्टेट लेवल एज वेल एज द सेंट्रल लेवल। ये जो है ये सीधा सीधा आपको पता लग रहा होगा कि ये यूनियन लिस्ट में आता है। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो आता है सर वो यूनियन लिस्ट में आता है, वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि अगर हर कानून इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स पे अलग कानून बनाए देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है, ये बिल्कुल सही है। बैंक्स जो होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य सरकार का बैंक है। सो बैंकिंग कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। सो प्लीज, although I'm not asking you to memorize all the 99 or 67 items in the different list, but जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ते हो उसको ये देख लिया करो कि वो 7th शेड्यूल में कहां पे है। ये आखिरी सवाल है, और ये आखिरी सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपकी इंडिया ईयर बुक टाइप के सवाल होते हैं या स्कीम्स वाले सवाल होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं सोशल सेक्टर में से। सोशल सेक्टर यानी कि विमेन, चिल्ड्रन, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, पॉवर्टी एलिविएशन, ये वाली जो स्कीम्स होती हैं इनमें से। तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम या MAA, मां प्रोग्राम के अंदर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज, मतलब सारी की सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सिवाय थर्ड स्टेटमेंट के। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम 2016 में शुरू हुआ था और इस प्रोग्राम के तहत सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग इन द इनिशियल वीक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एनकरेज्ड, प्रमोटेड एंड इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द आशा वर्कर्स। तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था और इसका मेन टारगेट है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। ये एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर से जुड़ी स्कीम नहीं है। वो स्कीम का नाम है जननी सुरक्षा योजना। उसके बारे में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर। तो आप देख सकते हो कि मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सेगमेंट वाली जो स्कीम्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कोई स्कीम आई होगी इकोनॉमिक मतलब MSME के लिए, या कोई स्कीम आई होगी, आप ऐसा सोचो कि एग्रीकल्चर में, है ना, कम पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछी जाएगी, बट ज्यादातर आपने फोकस देना है हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो मां प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इंटरपर्सनल काउंसलिंग एट कम्युनिटी लेवल होती है, स्किल्ड सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग होता है, अवेयरनेस जनरेशन होता है, मॉनिटरिंग और रिकॉग्निशन होता है। तो ना तो वहां पे फ्री और एक्सपेंस फ्री डिलीवरी मिल रही है, ठीक है, ना तो वहां पे क्वालिटी एंटीनेटल केयर मिल रहा है, और ना ही न्यूट्रिशनल और मेडिकल केयर मिल रहा है बच्चों को। These are not the targets under the scheme. That means 1, 2 and 4 is the incorrect statements. दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा प्रीलिम्स संभव 2.0 क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है 30 अक्टूबर से, और अगर आप इस कोर्स को अवेल करके डेली लाइव क्लासेस के थ्रू एंटायर प्रीलिम्स का सिलेबस 5 महीने के अंदर कवर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट्स के थ्रू अपनी तैयारी को गेज भी करना चाहते हैं, तो हम हमारे इस कोर्स में, और हाईली रिकमेंडेड जो टॉपर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा कोर्स होता है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यदि आप सीसैट के साथ इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो आप प्रीलिम्स 24 का कोड का इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करें। अगर आप सीसैट के बिना इस कोर्स को एनरोल करते हैं so you can also do that, but of course preferably आप CSAT का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।